केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम पहले लिख लेते हैं, समझते हैं। तो लिखोगे हेडिंग की लॉ सिद्धांत, की लॉ सिद्धांत। आपने इसके पहले एंजाइम के बारे में पढ़ा था। एंजाइम में उत्प्रेरक होते हैं जो बहुत ही तीव्र दर से क्रिया के दर को बढ़ाते हैं। ये कुछ एमिनो एसिड होते हैं। तो कैसे काम करते हैं इसको समझने के लिए मैं की लॉ सिद्धांत प्रणाव का बताएंगे। इस सिद्धांत द्वारा एंजाइम के उत्प्रेरण की व्याख्या की जाती है। एंजाइम के उत्प्रेरण की व्याख्या की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम अणु और अभिकर्मक अणु के पृष्ठ एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो आसानी से परस्पर बैठ जाते हैं। आसानी से परस्पर बैठ जाते हैं और अभिकर्मक को उत्पाद में आसानी से परिवर्तित कर देते। ये अभिकर्मक के मॉलिक्यूल्स हैं। ये दोनों परस्पर फिट हो जाते हैं। उसके आगे एक स्टेप और करना, नीचे बना देने, आगे बढ़ाना।
ये रहा आपका इसके ऊपर की व्याख्या। यहाँ बनाओगे फिर वहाँ बनाओगे, फिर उसको आगे बनाना है तो नीचे बनाना, जैसे आपके पास होगा। देखो यहाँ तक के जो चैप्टर्स के हेडिंग्स थे, उस चैप्टर का नाम क्लिष्ट रसायन होता है, सरफेस केमिस्ट्री होती है, और इसमें हम लोग उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के बारे में पढ़ते हैं। उत्प्रेरक और उत्प्रेरक, उसमें हम आपको एक बार रिकॉल करा दें। सबसे पहले हम लोग उत्प्रेरक और उत्प्रेरक पर बताया जाता है कि वे पदार्थ जो बिना किसी क्रिया में भाग लिए उसकी दर को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात बढ़ाव घटा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रोसेस या इस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक को दो तरह बांटा गया अवस्था के आधार पे, एक समांगी उत्प्रेरण और एक विस्मांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण बताया जाता है कि जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक की प्रावस्था समान होती है तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, लेकिन जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक की अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उसे हम विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। आगे हम लोग उत्प्रेरक का प्रकार पढ़ा होगा, जो कि 4 तरह के उत्प्रेरण मिले हैं नेचर के बेस पे: धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण। बताया गया होगा वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और ऐसे उत्प्रेरण को धनात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक और उस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जब किसी अपक्रिया में उत्पाद स्वयं अपक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने लगता है, मतलब परिवर्तित करने लगता है, तो इसे हम स्वयं उत्प्रेरण कहते हैं। और जब कोई एक अपक्रिया किसी दूसरे अपक्रिया के कारण प्रेरित हो जाती है या चलने लगती है तो इसको हम प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। इसके आगे हमने पढ़ा होगा उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। बताया जाता है वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं, और जो किसी उत्प्रेरक की क्षमता को घटाते हैं उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा होगा सिद्धांत। हम लोग समांगी उत्प्रेरण को समझने के लिए माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत पढ़ते हैं, जबकि विस्मांगी उत्प्रेरण को समझने के लिए अधिशोषण सिद्धांत पढ़ते हैं। माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत में आपको बताया गया होगा कि इसमें पहले उत्प्रेरक एक अणु से जुड़कर माध्यमिक यौगिक बनाता है और पुनः दूसरे अणु से जुड़कर उत्पाद में परिवर्तित करके स्वयं अलग हो जाता है। जबकि अधिशोषण सिद्धांत में बताया होगा कि ये अपने पृष्ठ पर दोनों अणुओं को आकर्षित और शोषित कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है और उन्हें उत्पाद में कन्वर्ट कर देता है। मतलब दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे, जिसको हमने पिछले
क्लास में बताया है। उसके बाद में हमने उसमें पढ़ा है एंजाइम, बताया गया कि प्रोटीन एमिनो अम्ल से बने होते हैं और कुछ एमिनो अम्ल उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। बढ़ाते नहीं है बल्कि ये बहुत तेज बढ़ाते हैं, 10,000 15,000 गुना तेज कर देते हैं। मतलब जो क्रिया 10,000 घंटे में होगा वो 1 घंटे में करके दे देंगे। और ऐसे एंजाइम अमीनो एसिड को हम एंजाइम के नाम से जानते हैं, ऐसे क्रिया को हम एंजाइम क्रिया करते हैं और ऐसे उत्प्रेरक को हम एंजाइम उत्प्रेरण करते हैं। एंजाइम कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हमें सिद्धांत पढ़ना होता है कीलॉग सिद्धांत। इसमें यही बताया जाता है कि इसमें अभिकर्मक और एंजाइम के जो सरफेस होते हैं, जो उनके पृष्ठ होते हैं, वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। मतलब इसको ऐसे बैठाओगे तो जस्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं, एक दूसरे में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उत्प्रेरक इसे कन्वर्ट कर देता है, मतलब क्रैश कर देता है। जब क्रैश करता है तो टूट जाता है ये उत्पादों में। जैसे आपने देखा होगा कि किसी ताला को इसे लटका दिया जाए तो अपने आप को खुल जाए, ये कई 100 साल लग जाएंगे। जब ताला सड़ जाएगा तो अपने आप खुलेगा। लेकिन एक चाबी उसकी होती है जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, एकदम बैठता है उसके अंदर और उसको तुरंत बचा दो 1 सेकंड में खोल देता है। तो ताला अपने आप खुल जाए ये लगेगा कई 100 साल, सड़ेगा तब अपने आप से खुल जाएगा। लेकिन अगर उसको चाबी से खोला जाता है तुरंत खुल जाता है, जस्ट ओपन हो जाती है, तुरंत खुल जाता है। इस तरह हमारे एंजाइम होते हैं। जैसे हम लोग के पेट में जब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल जाते हैं, रोटी और चावल के टुकड़े जाते हैं, तो वो अपने से बचे तो 70 साल लगेगा, मतलब उसको 75 एनर्जी देने में 70 साल लग जाएंगे अपने आप। लेकिन हमारे पेट में कई ऐसे एंजाइम्स है, कई ऐसे हार्मोन्स है जो 2-4 घंटे में काम करवा देते हैं और उनको ब्रेक डाउन करके डाइजेस्ट करवा देते हैं। तो हमारे बॉडी में हार्मोन्स का होना, एंजाइम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के सहारे हमारी क्या चल रही है, पाचन क्रियाएं चल रही है, जिससे हमारा शरीर कार्य कर रहा है। तो एंजाइम भी पदार्थ होते हैं, वे एमिनो एसिड्स होते हैं जो किसी क्रिया की दर को बहुत तेज कर देते हैं। और ये किस बेस पे काम करते हैं, की लॉक मेथड पे करते हैं। जैसे एक कुंजी एक ताले को आसानी से खोल ले जाता है, ऐसे एक एंजाइम किसी भी अभिकर्मक को उत्पाद में आसानी से बदल ले जाता है। लेकिन क्या हर कुंजी हर ताले में लग जाता है? नहीं। एक पार्टिकुलर कुंजी एक पार्टिकुलर ताले में लगता है। इसीलिए प्रत्येक अपक्रिया के लिए जो एंजाइम अपक्रिया है उसमें प्रत्येक एंजाइम अपक्रिया के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम होती है। वो एंजाइम दूसरे में काम, जैसे कुंजी दूसरे ताले में काम नहीं करती है, वैसे जैसे आपने कल उसमें एग्जांपल भी लिखा होगा कि जब हम सुक्रोज को पानी में डालते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। लेकिन अगर इसमें हम इन्वर्टेज डाल दें, थोड़ा सा एंजाइम डाल दें, तो क्रिया बहुत तेज हो जाती है। ये इन्वर्टेज सिर्फ उसी क्रिया में काम करेगा, जैसे कि एक कुंजी सिर्फ एक ही ताले में काम करता है, दूसरे ताले में काम। दूसरे फैक्ट, एंजाइम क्रियाओं को पढ़ते समय हमें ये बात याद रखना चाहिए कि एंजाइम एक, इसको हिंदी में किण्वन कहते हैं। किण्वन का मतलब कीड़ा से होता है, कीड़ों से होता है। और एंजाइम क्रिया में लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें सजीवों की संख्या होती है, तो इसे आप गर्म नहीं कर सकते, मतलब इसे सामान्य ताप पे काम करना होता है। दूसरा, इसे तन विलयन रखना होता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं कर सकते। मतलब एंजाइम क्रियाओं में कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि इसको सामान्य ताप पे चलाना होगा, आप इसको गर्म नहीं कर सकते हो। दूसरा नंबर, ये तन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, ताकि एंजाइम उसमें घूम सके। नहीं तो गाढ़ा हो जाएगा तो एंजाइम उसमें चल नहीं पाएगा। तो हमारे विलयन कैसे होनी चाहिए, हल्के होने चाहिए। ये सब कंडीशन आपको ध्यान में रखना होगा। और एंजाइम क्रियाएं करती क्या है, वो उसके सरफेस में कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से बैठ जाती हैं, उसको आसानी से उत्पाद में बदल देती हैं। तो ये सिद्धांत हमें बताता है कि एंजाइम कैसे कार्य करेगा। जैसे आपको माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत बताता है कि समांगी उत्प्रेरण कैसे कार्य करेगा, या आप अधिशोषण सिद्धांत से जान पाते हो कि विषमांगी उत्प्रेरण कैसे कार्य करेगा। ऐसे कीलॉग सिद्धांत से जान पाते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरण कैसे कार्य करता है, ये कैसे क्रिया की दर को तेज करता है। इसको समझने के लिए कौन सा सिद्धांत पढ़ते हैं, कीलॉग सिद्धांत पढ़ते हैं। इसके जस्ट आगे का जो चैप्टर है वो क्लास 10 से पढ़ के आओगे, मेटलर्जी, धातुकर्म, क्योंकि इसको हम लिखाएंगे नहीं, आपको समझाते जाएंगे। इसके नोट्स हम आपको भेज देंगे, नोट्स में जिसको जो मन करेगा वो लिख लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर लिखो तो 3-4 दिन लग जाएगा लिखते लिखते। मेटलर्जी और कक्षा लगभग 10 से ही पढ़ के आए होंगे, वहाँ भी काफर का धातुक्रम कराया गया है। क्लास 10 में सिर्फ काफर है और इंटर में 4-5 मेटल है। तो इसको आपको आज समझना है सिर्फ, और समझने के बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर धातुक्रम। धातुक्रम को अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। और
इसी के सब पॉइंट्स लिखे हुए, जितना पॉइंट यहाँ सामने दिख रहा है वो सब उसी के पॉइंट्स है। इसको आपको समझना है यहाँ से, क्योंकि लिखाने में मुझे टाइम लगेगा। हम इसका नोट्स आप लोगों के PDF में डालेंगे, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके लिखा हुआ भी चीज़ पा सकते हो। देखो क्या होता है, हम लोग का पूरा जीवन किस पे डिपेंड कर रहा है? धातु पे हम लोग बहुत आश्रित हैं, क्योंकि धातुओं से हम लोग का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन को लेकर हो, आज तक जितने भी मशीनरी सामान बन रही है सब धातुओं से बन रहा है। या फिर हमारे शरीर के अंदर की बात कर लें तो आयरन, कैल्शियम जैसे धातु की जरूरत बनी रही है। हमारे बॉडी में भी कई धातुओं की जरूरत रही है, मैग्नीज की जरूरत रही है, आयरन की जरूरत रही है, अधातुओं की भी जरूरत रही है, जैसे आयोडीन की भी जरूरत होती है बॉडी में जो अधातु होता है। लेकिन धातुओं की कहीं ज़्यादा ही जरूरत होती है, और अपने जीवन में तो धातु की पूरी जरूरत है। उस धातु में सबसे ज़्यादा जरूरत हम लोग किसका ले रहे हैं? एल्युमिनियम और लोहा। ये दो चीज़ों का तो हर कोई घर नहीं बचा होगा जिसके यहाँ स्टील, आयरन और एल्युमिनियम के सामान ना हो। तो धातुओं का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगिता रही है, बहुत ज़्यादा यूजेज रहे हैं। लेकिन वो मिलता कहाँ से? इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना होता है। धातुओं को पाने के लिए हमें क्या जानना चाहिए? धातु। ये चैप्टर का नाम होता है। कुछ चैप्टर वाले इसको धातु क्रम नहीं करते हैं, धातुओं के शोधन के प्रक्रम भी करते हैं। चैप्टर का नाम अपना अपना बना लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। अब इसका मतलब आप समझ लो, धातु का मतलब होता है, धातु कर्म का मतलब होता है काम। मतलब धातुओं को पाने में या धातुओं को अचीव करने में, ऑब्टेन करने में जितने भी कार्य करने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु। अगर धातु का कोई परिभाषा पूछता है तो हम यही बताएंगे कि किसी भी ऐसे खनिज से धातु को निष्कासित करने के लिए, धातु को निकालने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु। धातु एक छोटा काम नहीं है, पूरा प्रोसेस है जिसमें धातु को निकालने में आप जो जो करोगे। तो किसी भी ऐसे या खनिज से धातुओं को निकालने में जो कार्य करना होता है, किसी भी खनिज या आयन से धातुओं को निकालने में जो कार्य करना पड़ता है, इस पूरे कार्य को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। लेकिन उस देखा जाए कि कितने कार्य करने पड़ते हैं, तो कितने कार्य करने होते हैं? 6। धातु को निकालने के लिए कितने कार्य से गुजरना पड़ेगा आपको? 6। पहला नंबर होता है क्रशिंग, पीसना। आपको धातुओं में पीसने का स्टेप होता है। उसके बाद होता है सांद्रण, हम लोग कंसंट्रेशन कराते हैं। फिर भर्जन होता है, पहले निस्तापन होता है, फिर भर्जन होता है, फिर प्रगलन किया जाता है, और फिर तो हम इन चीजों को ध्यान समझ लें। फिर से एक बात बताते हैं, यहाँ पे हम लोग का एक टर्म आ रहा है, क्या चीज? धातु क्रम। क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही धातु क्रम है, टॉपिक का नाम ही धातु क्रम है। तो हम लोग सबसे पहले ये भी जानेंगे कि धातु क्रम क्या है, व्हाट इज द मेटलर्जी। तो बताएंगे द ऑल प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय ओर्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। किसी भी अयस्क या खनिज से धातु को निष्कासित करने में, निकालने में जितनी भी प्रक्रियाएं की जाती हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, कुछ भी जो छोटा मोटा काम होता है, किसमें? धातु को निकालने में। कहाँ से? खनिज या अयस्क से। खनिज या अयस्क से धातु को निकालने में जो भी कार्य किए जाते हैं, उस पूरे कार्य के या पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अगर हम जनरली देखें, सामान्य तौर पे देखें कि हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो हमें उसमें पीसना पड़ता है, सांद्रण करना पड़ता है, निस्तापन करना होता है, भर्जन, प्रगलन और शोधन। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्रशिंग, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, इसको कैल्सिनेशन, इसको रोस्टिंग, इसको स्मेल्टिंग, इसको प्यूरिफिकेशन। तो हम लोग इस 6 स्टेप से गुजरते हैं तब हमें धातु मिलता है। लेकिन इससे पहले में आना पड़ेगा कि धातुओं का निकालना, धातुओं का शोधन करना या धातुओं को निष्कासित करना कहाँ से स्टार्ट होता है? खनिज या अयस्क से। क्योंकि खनिज या अयस्क से निकालना है तो वो कहाँ से मिलता है? पहला स्टेप क्या गया? खनिज और अयस्क। क्योंकि धातु क्रम तब स्टार्ट होगा जब आपके पास खनिज या अयस्क होंगे। तो आपको पता होगा कि हमारे धातु जो है वो अपने यौगिकों में, धातु अपने, कुछ लोग फ्री भी है लेकिन ज्यादातर यौगिक में ही है जो क्रियाशील है, अपने यौगिकों में पृथ्वी के कहाँ है? नीचे दबे हैं। ये तो आपको पता होगा कि ये धातु हवा में नहीं उड़ रहे हैं। कोई भी धातु आपको हवा में, वायुमंडल में नहीं मिलने वाला है। जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? पृथ्वी के नीचे मिलेगा। तो हमें पता है कि वो चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे वो निकेल हो, चाहे मैग्नीज हो या कैल्शियम हो, जितने भी धातु हमारे पास हैं वो सब धातु
पृथ्वी के चट्टानों के नीचे दबे हुए हैं, जो अर्थ है उसके बीच में वो बैठे हुए हैं, दबे हुए हैं। हम लोग करते क्या है, इन चीजों को जो नीचे दबे हुए हैं, जैसे भी दबे हुए हैं, इनको खुदाई करके निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, खान बनवाते हैं, जिसको माइनिंग कहते हैं। माइनिंग में हम लोग खुदाई करवाते हैं और माइनिंग करने के बाद, खुदाई करने के बाद उन चीजों को निकलवा लाते हैं। मतलब पृथ्वी के चट्टानों के बीच हमारे धातु अपने यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिन्हें खुदाई करके बाहर निकाल दिया जाता है। और उसी यौगिक का नाम क्या है? खनिज या मिनरल बोलते हैं। इंग्लिश में मिनरल बोलते हैं, हिंदी में खनिज बोलते हैं। फिर इसको हम लोग लैब वालों को देते हैं। किसको देते हैं? लैब वालों को, कि चेक किया जाए कि इसमें ज्यादा धातु है कि नहीं है। अगर उसमें धातु ज्यादा है और ज्यादा धातु मात्रा है और उसे आसानी से निकाला जा सकता है, तब वो खनिज क्या बन जाता है? ऐसे बनता है। मतलब जो अच्छे खनिज होते हैं वही क्या बन जाते हैं, और जो बुरे खनिज होते हैं उनको बेकार कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग गाँव में गेहूं और भूसे को ओसाते हैं। पहले अब तो नहीं ओसाया जाता है, पहले जब थ्रेसर से काम चलता था तो जब गेहूं हो जाती थी या धान अपना बैल वैल से कर लेते थे तो ओसाना पड़ता था, उसमें से पुआल और सब निकालना होता था। अब उसको जानते हो, वो अलग करने की मेथड को अगर बताएं तो हम लोग पहले धान की क्वालिटी को देखते हैं कि धान इसमें हमें ज्यादा मिलेगा कि, अब पता चलेगा 10 बोरी रखा है कचरा और 10 बोरी में 1 किलो धान निकलेगा ओसाने पर, तो कोई ओसाएगा नहीं, क्योंकि वो हमारा मेहनत ज्यादा लग जाएगा, मजदूरी ज्यादा लग जाएगी और हमको कोई प्रॉफिट, क्योंकि हर मनुष्य प्रॉफिट पे काम कर रहा है। हम लोग वही काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चिंतनशील आदमी है, हम लोग वही काम करते हैं जिससे हमें लाभ होगा। लेकिन जानवर वो चिंतनशील नहीं होते, वो सिर्फ काम करते हैं। वैसे इंसानों में भी कुछ जानवर आपको मिलेंगे जो चिंतनशील नहीं है, उनको किसी मतलब ना फ्यूचर की कोई जरूरत है ना पास्ट की होता है, वो काम करते रहते हैं, उनको पैदा ही हुए काम करने के लिए, वो काम करेंगे बस, उसको जानवर ही मानो। क्योंकि जो विवेक के साथ काम करता है, सोच समझ के काम करता है, किसी चीज पे विचार करके काम करता है, वही इंसान है। अगर वो विचार नहीं करता तो फिर फाइनल जानवर, क्योंकि जानवर ही एक है, वो भी तो काम करते हैं, हम लोगों से ज्यादा काम जानवर करके देते हैं। आप थोड़ा दौड़ोगे घोड़ा ज्यादा दौड़ेगा, आप थोड़ा सा खेत घोड़ोगे बैल सबसे ज्यादा जोत देगा, तो आपसे ज्यादा काम करता है। बस उसके अंदर क्या है कि वो विचार नहीं करता, विवेक नहीं होती, उसके पास चिंतन नहीं होता। और अगर हम भी बिना चिंता के, बिना किसी विचार विमर्श के काम करना स्टार्ट कर दे, पढ़ना स्टार्ट कर दे, खेती करना स्टार्ट कर दे, या बिना किसी सोच समझ के बिजनेस स्टार्ट कर दे, तो हम भी जानवर से कम नहीं है। बस सिर्फ हमारे 2 पैर 2 हाथ, उनके 4 पैर हैं, वो जानवर की ही कैटेगरी में आओगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा कि, यहाँ तक कि हम लोग हर केस में प्रॉफिट देखते हैं। तो हम लोग पहले तो क्या करते हैं कि जो पृथ्वी के चट्टानों के बीच यौगिक अपने धातु अपने यौगिकों के रूप में बैठे हैं या उपस्थित है, उन्हें खुदाई करके बाहर निकाल लिया जाता है। इस बाहर निकाले हुए सबस्टेंस को, पदार्थ को क्या नाम देते हैं? खनिज। फिर उस खनिज का फिर हम क्या कराते हैं? टेस्ट कराते हैं, मेडिकल लैब में ले जाके चेक कराते हैं कि इसको धातु को निकालने में ज्यादा खर्चा तो नहीं पड़ेगा, या ऐसा ना हो कि हम निकलवाए और बाद में निकले बहुत कम। 50 कुंटल तक हम प्यूरिफिकेशन करा दो, पता चला कि 500 ग्राम नहीं मेटल मिल पाया, तो ऐसे कंडीशन में हमारी घाटा लगेगा या फायदा होगा? तो वो लोग चेक करवाते हैं, जिसमें लाभ दिखता है, जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें धातु को आसानी से और कम खर्चे में निकाला जा सकता है, उसी का नाम क्या रख दिया जाता है? ऐस रखा जाता है। ऐस का मतलब बेहतरीन खनिज, जिसमें ज्यादा फायदा हो, ज्यादा धातु निकले और आसानी से और कम खर्चे में निकले। तो ये 2 डिफिनेशन तो आपको आइडिया होगा कि हर धातु अपने यौगिकों के रूप में पृथ्वी के चट्टानों के नीचे होते हैं, जिनको खुदाई करके बाहर निकाला जाता है, उसे हम खनिज कहते हैं। और वे खनिज जिनमें से धातु अधिक मात्रा में और आसानी से तथा कम खर्चे में निकाल लिया जाता है, उसी खनिज का नाम क्या रख दिया जाता है? ऐस रख दिया जाता है। अब बताओ शोधन किसका होता है, ऐस्को का या खनिजों का? ऐस्को का, क्योंकि सबसे पहले तो हम खुदाई करके खनिज निकालते हैं, लेकिन खनिज अगर ऐस का है, बढ़िया वाला खनिज है, तब तो उसका हम क्या कराना शुरू कर देंगे? धातुकरण। क्या स्टार्ट कर देंगे? धातुकरण। धातुकरण का मतलब अब उसमें से धातु निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो धातुकरण तो 3rd स्टेप का काम है, इससे पहले 2 स्टेप है। पृथ्वी से खोद के खनिज को निकलवाना और खनिज को चेक कराना कि ये ऐस है कि नहीं है। दोनों के डिफिनेशन हम लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रत्येक धातु अपने यौगिकों या स्वतंत्र रूप में पृथ्वी के चट्टानों के नीचे होते हैं, जिन्हें खुदाई करके निकाला जाता है, और ऐसे पदार्थ को, ऐसे यौगिक को खनिज कहते हैं। यदि उस खनिज में से अधिक मात्रा में कम खर्चे में और आसानी से धातु निकाला जा सकता है, तो वह खनिज क्या कहलाने लगता है? ऐस कहलाता है। और ऐस्को का
धातुक्रम में ये बताया जाता है कि किसी भी अयस्क से धातु को निकालने के लिए, अब अयस्क मिल गया तो अयस्क से धातु को निकालने के लिए, निष्कासित करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, उसे हम धातुक्रम कहते हैं। और धातुक्रम के अंतर्गत सामान्यतः 6 काम आता है। पहले पीसना पड़ेगा, फिर सांद्रण करना पड़ेगा, फिर निस्तापन, फिर भर्जन, फिर प्रज्वलन, फिर शोधन करना होगा, और फिर आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग अगर बात करें तो धातुक्रम से भी स्टार्ट होती है। पहले खनिज निकाला गया, फिर अयस्क बना, अयस्क का धातुक्रम स्टार्ट हुआ, और धातुक्रम में सबसे पहला स्टेप पीसना। कोई भी धातु जब खुदाई करके निकाला जाता है तो हम मशीनों से खुदवाते हैं जो बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं, क्योंकि अगर जीसीबी भी खोदेगा तो इतना बड़ा बड़ा निकलेगा। अब इतने बड़े को हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, क्रश करना होगा। क्रश का मशीन होता है, मतलब क्रशर मशीन आपने देखा होगा, इसमें 2 बेलन होते हैं और 2 बेलन नाचते रहते हैं, उसके अंदर गिरा दोगे तो पीस के गिरा देगा नीचे। जैसा कि क्रशर के बाद अब हम्पर आ गया है, हम्पर में गोटी लगी होती है, ऑप्शन वीडियो में देखे होंगे, साइकिल वाइकिल डाल दो तो जी। हम्पर का मतलब उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है और वही सिलेंड्रिकल बना दे। जैसे आपने कर्सर मशीन किसको कहते हैं, जहाँ गन्ना पेरते हैं, देखो गन्ना पेरने वाली है, और 2 सिलेंडर नाचते रहते हैं, उसी के बीच डाल देते हैं तो क्रश कर देता है। उसका मशीन का नाम कभी उससे पूछोगे तो बताएगा, उसका नाम क्या है, कर्सर। उस मशीन का नाम ही कर्सर मशीन होता है। उस पर कंपनी वाले लिखेंगे भी कर्सर, CRASHER, कर्सर। कर्सर का मतलब तोड़ने वाला, क्या करने वाला, तोड़ने वाला। तो हम लोग कर्सर की बात करें तो हम लोग के पास ये जो होती है, सबसे पहले जो अयस्क मिला होता है वो बड़े बड़े टुकड़ों में मिलता है। तो हेडिंग डालेंगे पीसना, उसमें यही बताएंगे कि जो खुदाई से प्राप्त अयस्क होते हैं वो बड़े बड़े साइज में होते हैं, बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं, जिन्हें कर्सर मशीन द्वारा तोड़कर बारीक कर दिया जाता है। यहाँ बारीक का मतलब ये नहीं होता कि पाउडर बना दो, बारीक का मतलब छोटा कर दो। जैसे कि कर्सर मशीन कहाँ लगा होगा, एक बार सोचो, जहाँ गिट्टी मिल रही होगी, क्योंकि वो लोग पहाड़ों को जब तोड़ रहे होंगे तो बड़ा बड़ा तोड़ के ला रहे होंगे, उसको फिर कर्सर मशीन में डाल के क्या कर रहे होंगे, छोटा छोटा गिट्टी बना रहे होंगे। तो छोटा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जब हम खुदाई करके इसको निकाले रहते हैं तो बड़े बड़े साइजों में होते हैं, जिनको तोड़ा जाता है और तोड़ कर क्या बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है, बारीक किया जाता है। बारीक का मतलब छोटा करना, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हर धातु में ऐसा करना पड़ेगा, चाहे तुम एल्युमिनियम का शोधन कर रहे हो, चाहे आयरन का कर रहे हो, चाहे जिंक का कर रहे हो, क्योंकि पृथ्वी से खुदाई करके कुछ भी निकाले होंगे तो बड़े बड़े साइज में निकला होगा और उसे तोड़ना ही पड़ेगा। तो पहले हेडिंग डालते हैं पीसना, और पीसने का प्रोसेस लिख देते हैं कि खुदाई से प्राप्त अयस्क बड़े टुकड़ों में होते हैं, जिन्हें कर्सर मशीन द्वारा पीसकर तोड़कर बारीक कर दिया जाता है। दूसरे नंबर पर होता है सांद्रण। देखते हैं सांद्रण क्या चीज होती है। अब जब उसको खुदाई करके जो बारीक करके रखा जाता है, खुदाई करके निकाला जाता है अयस्क को, फिर अयस्क को कर्सर मशीन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको कहीं इकट्ठा रखवाते हैं। अब चूंकि ये फैक्ट्री वालों के पास 2 किलो तो माइनिंग करवाएंगे नहीं, खुदाई 2 किलो से तो काम करेंगे नहीं। जब करेंगे तो 2000 टन लेंगे, मतलब 10, 20, 50 ट्रक लेंगे। एक कंपनी जब खुलती है तो मेटलर्जी 1-2 का कराएगी, 1-2 किलो करा के वो क्या करेगी, उसके लेबर वर्क नहीं होगा। मिला जुला के वो लोग कई ट्रक माल एक साथ काम करवाते हैं। मतलब खुदाई करवाएंगे तो 10-12 हेक्टेयर में करवाएंगे, इकट्ठे की कम से कम 500 ट्रक माल निकले। तो अयस्क की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वो बड़े टुकड़ों में होते हैं तो उसे पीस कर तो बारीक कर दिया जाता है। लेकिन जब पीस करके छोटा किया जाता है तो क्या वो घर में रखवाएगी, इतना जगह कहाँ कि घर पे रखा जाए। वो फील्ड में उनका अपना जमीन होता है, बाउंड्री होती है, उसी में ट्रक द्वारा ले जाके क्या कर देते हैं, पलटवा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रोड बनाने वाले गिट्टी घर में रखवाए थे नहीं, वैसे ले लेंगे प्लाटिंग, वहीं ले जाके गिराएंगे। अब जो 500 ट्रक, 1000 ट्रक, 2000 ट्रक जो गिट्टी आएगी वहीं डाल दिया जाएगा। तो फैक्ट्री वाले से बाहर डाल देते हैं। बाहर डालने से होता क्या है, उसमें गंदगी आ जाती है। जैसे मान लीजिए आंधी आया, आंधी आएगा तो पत्ता सब आ गया, आम का पत्ता था या पेड़ के और भी पत्ते थे वो सब चले आए। लेबर गुटखा खाए, वहीं पे फेंक दिए अपना वाइपर, तो कोई कुछ गिर रहा है। मान लीजिए किसी का कपड़ा का टुकड़ा आ गया, और खुदाई करते समय भी गंदगी आई रहती है। जैसे खुदाई करते समय कोई जरूरी नहीं कि आपका मेटल निकले, बीच बीच में मट्टी उट्टी भी चला आता है, बालू उलू भी चला आता है। जैसे आपने बालू मंगाया होगा, बालू खोद के लाते उसी में मिट्टी का टुकड़ा भी आ जाता है बीच बीच में। तो ऐसे कंडीशन में वो जो कर्सर मशीन द्वारा तोड़ने के बाद जहां रखते हैं तो कुछ गंदगी तो खुदाई से ही आई रहती है। खुदाई जब हुआ होगा, जब बड़े बड़े टुकड़ों में खोद के जिसमें निकाले होंगे उसी में कचड़ा आ गया होगा। जैसे आप मिट्टी खोद के निकालो, प्योर मिट्टी मिलेगा, उसी में देखोगे गिट्टी आ जाएगा, पन्नी आ जाएगा, एक से कचड़ा आता रहेगा। तो कचड़ा वहां से भी आया रहता है, और कुछ कचड़ा बाहर रखने के बाद आ जाता है। जैसे आधी उदी आया तो पत्ता उत्ता आके उसमें बैठ गया। ऐसे कचड़ों को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण में जो कचड़ा निकलता है, जो गंदगी निकलती है, वो कैसे निकलेगी,
जैसे कागज हुआ, पत्तल हुआ, लकड़ी के टुकड़े हुए, बालू हुआ, मिट्टी हुआ, यही सब क्या निकाले जाएंगे, बाहर के जाएंगे। और जो गंदगी यहाँ से निकलेगी उसी का नाम क्या रखा गया है, या फिर क्या कर सकते हो, आदाब। इंग्लिश में गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं, गैंग या मैट्रिक्स। तो गैंग या धात्री करते हैं। यहाँ निकालने के लिए इसको 3 प्रोसेस से गुजारा जाता है।